Hey guys, what's up? My name is Rahat Wal and I welcome all of you to your YouTube channel Ikra Coaching Classes. जैसा कि आपने आज का थंबनेल चेक किया है, बड़ा ही स्ट्रेंज थंबनेल है, क्वेश्चन है। अब मैं इसे क्वेश्चन भी नहीं कहूंगा, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, हम खाना क्यों खाते हैं। अब ये एक क्वेश्चन मतलब इंटरोगेटिव सेंटेंस हुआ, हम खाना क्यों खाते हैं, लास्ट में क्या होना चाहिए था क्वेश्चन मार्क, लेकिन यहाँ पर क्या है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है, यानी यहाँ पे हैरानी हो रही है। अब किसे क्वेश्चन कह रहा है हम खाना क्यों खाते हैं, तो क्या ही उसका आंसर होगा, तुम खाने को खाते हैं, सोचेगा हम खाना को खाते हैं। सबसे पहले बता दूं, जो हम खाते हैं उसे खाना ही कहते हैं। क्यों कहते हैं, वो तो एक कन्वेंशन है ना, सब लोग उसे खाना कहते हैं तो हम भी उसे खाना कह रहे थे। बात ये आती कि उसकी जरूरत क्यों है, हमें खाने की जरूरत क्यों है। अब कोई कहेगा कि सब भूख लगती है हमें इसलिए खाना, वही सबसे मेन क्वेश्चन वही है कि भूख क्यों लगती है, ऐसा क्या हो रहा है हमारी बॉडी में कि हमें भूख सी लगे। ठीक है, चलिए आज इस पे बात करेंगे। हाँ, सबसे पहले बात आती है, व्हाई फील हंग्री। हम हंग्री या भूख हमें क्यों लगती है, हम हंग्री क्यों लगते हैं, उसके इसकी वजह होती है वर्क। हम करते हैं काम, काम करते हैं, काम के लिए चाहिए एनर्जी। सुबह सुबह बढ़िया सा नाश्ता किया, फिर अपने काम में लग गए। जैसे ही आफ्टरनून का टाइम हो, दोपहर का टाइम, भूख लगने लगी, एनर्जी कहाँ गई, जो खाना खाया था उससे एनर्जी मिली कहाँ चली गई, वो खत्म हो गई। नहीं, जो एनर्जी होती है वो कंजर्व होती है हमारी, जो एनर्जी है वो क्या रहती है, कंजर्व रहती है। पूरी यूनिवर्स की एनर्जी कंजर्व है। एनर्जी ना को ना तो हम नए तरीके से बना सकते और ना उसे खत्म कर सकते। अब क्वेश्चन ये आया कि सर बना नहीं सकते या खत्म नहीं कर सकते, तो हमें जो एनर्जी मिल रही है एक तरह से हमारे अंदर बन ही तो रही है, फिर हमें फिर भूख लग रही है, इसका मतलब एनर्जी खत्म हो रही है। नहीं, एनर्जी कंजर्व है। एनर्जी सिर्फ एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होती है। एनर्जी वैसे ही कंजर्व है जैसे कि किसी कंट्री की करेंसी। अगर मेरे पास 100 रुपए हैं और मैंने वो खर्च कर दिए, तो क्या 100 का नोट फाड़ दिया जाता है, नहीं ना। तो क्या होता है, बस एक पॉकेट से दूसरी पॉकेट में चला जाता है। हम कह सकते हैं कि अगर पूरे इंडिया में 1 करोड़ 100 के नोट हैं, मैं कोई रैंडम ऐसे नंबर बता रहा हूँ, ज्यादा भी हो सकते हैं कम भी हो, इतने नोट्स हैं अगर 100, ठीक है, तो अब बताइए, तो वो नोट्स कैसे ट्रेवल करते हैं या कैसे वो सर्कुलेशन में रहते हैं, बस एक पॉकेट से दूसरी पॉकेट में तो जाते हैं। क्या वो करेंसी डिस्ट्रॉय हो जाती है, नहीं होती। उसी तरह से एनर्जी भी डिस्ट्रॉय नहीं होती है, बस एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होती रहती है। तो सबसे पहली बात यहाँ पे एनर्जी की रहती है। अब एनर्जी क्या होती है, एनर्जी जो हम खाना खाते हैं वर्क कैसे करता है, हमारी एनर्जी लूज कैसे होती है। देखिए, उसके जो सबसे मेन रीजन है, हमारी बॉडी के अंदर दो तरह के फंक्शंस होते हैं, एक इंटरनल फंक्शन होते हैं, एक एक्सटर्नल होते हैं। एक्सटर्नल फंक्शन में हम जो मूव करते हैं, चलते हैं, फिजिकल वर्क करते हैं, रनिंग करते हैं, जो भी फिजिकल वर्क होता है वो हमारा एक्सटर्नल वर्क में चला जाएगा। उसके अलावा जो हमारी इंटरनल वर्किंग होती है, जैसे हमारे जो बॉडी पार्ट्स है, हार्ट का मूव करना, मतलब हार्ट पंप करता है, ब्लड सर्कुलेट हो रहा है पूरी बॉडी में, सांस चल रही है हमारी, ये भी वर्क है, इसमें भी एनर्जी लगती है। लेकिन इसमें लो अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है, मतलब हम एनर्जी खर्च करते हैं, और फिजिकल वर्क में हमारी एनर्जी ज्यादा रिलीज होती है। वही रीजन है, अगर एक शख्स ने सुबह, दो लोग हैं, दोनों ने सुबह 7 बजे नाश्ता किया, एक फिजिकल वर्क में इन्वॉल्व हो गया, मान लो लेबर टाइप का पर्सन है, वो उसमें वर्क इन्वॉल्व हो गया। एक जो पर्सन है उसका ऑफिस में बैठने का काम है, दोनों ने 8 बजे से काम शुरू किया, एक एक 5 घंटे, 8 बजे से 1 बजे तक बैठा रहा कुर्सी पर, और एक ने 8 बजे से 1 बजे तक फिजिकल वर्क किया। अब वो किससे ज्यादा लगेगी, वो उसे ज्यादा लगेगी जिसकी एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी, जो ज्यादा एनर्जी खर्च करेगा। ज्यादा एनर्जी खर्च होती है फिजिकल वर्क में। दोनों का जो इंटरनल वर्क है उसमें भी रेशियो में डिफरेंस आएगा, क्योंकि जो पर्सन बैठा हुआ है वो फिजिकल वर्क नहीं कर रहा है, जब वो फिजिकल वर्क नहीं कर रहा है तो उसकी जो इंटरनल मूवमेंट्स हैं वो बहुत ही नॉर्मल है, स्टेबल है। जब फिजिकल वर्क करते हैं तो ये अंदर के जो इंटरनली जो फंक्शंस होते हैं वो डिस्टर्ब होते हैं। कैसे, जैसे कोई रनिंग करे तो उसकी सांस तेज हो जाती है, उसका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है, उसका हार्ट ज्यादा तेज बीट करने लगता है। ये होता है ना, एक पर्सन बैठा हुआ है नॉर्मल रहेगा वो, इतना डिफरेंस आता है। तो जैसा जिस लेवल का, जिस तरह का हम वर्क करते हैं, उसी तरह की हमें एनर्जी कंज्यूम यानी कि एनर्जी खर्च करनी होती है। ठीक है, तो सारा खेल यहाँ पे एनर्जी का। अब एनर्जी को रिलीज करने या एनर्जी के मिलने का जो प्रोसेस है वो समझ लीजिए।
इस गैस का नाम आपने जरूर सुना होगा, ऑक्सीजन। ये जो ऑक्सीजन गैस होती है, जब ये रिएक्ट करती है या इसके साथ कोई भी चीज रिएक्ट करती है तो वो चीज बर्निंग कहलाती है, यानी जलना, जलना कहा जाता है। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि यहाँ से हीट निकलती है, इसकी प्रेजेंस में क्या होगी, हीट। बस यही हमारी एनर्जी। हम कंटिन्यूसली सांस लेते हैं, तो कंटिन्यूसली सांस लेते हैं हम, तो कौन सी गैस अंदर जाती है, ऑक्सीजन गैस अंदर जाती है, जिसकी वजह से जो हम खाना खाए हुए होते हैं उसमें कार्बन पार्टिकल्स होते हैं, वो कार्बन पार्टिकल्स इसके साथ रिएक्ट करते हैं और एनर्जी यानी हीट फॉर्म में एनर्जी हमें देते हैं। इसीलिए खाना खाने के बाद हमें थोड़ी सी गर्मी सी भी लगती है, गर्माहट बॉडी के अंदर आती है। सर्दियों के टाइम में अगर कोई लंबे टाइम तक खाना नहीं खाया होता तो सर्दी लगना शुरू हो जाती है, खाना खाने के बाद वो स्टेबल हो जाता है, ये फैक्ट सही है। तो सबसे ज्यादा मेन रीजन किसका है, ऑक्सीजन। मैंने भी यहाँ पे बात की थी कि ऑक्सीजन जब रिएक्ट करती है किससे, कार्बन पार्टिकल्स, यानी कि इसे रिएक्ट करने के लिए कौन चाहिए, कार्बन चाहिए। लेकिन कार्बन कोई भी रैंडम कार्बन नहीं चलेगा, कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जो सबसे ज्यादा कंपाउंड्स के अंदर इन्वॉल्व रहता है, पाया जाता है, सही है। अब ये कार्बन है, तो ये कार्बन पेपर में के अंदर भी होता है, कपड़े के अंदर भी होता है, सब में होता है, तो उसे तो हम नहीं खाते हैं। हम जो अनाज खाते हैं, चावल खाते हैं, दाल खाते हैं, उसमें भी होता है, सही है। तो वो वाले हम डाइजेस्ट कर लेते हैं, तो वहां पे इसका काम होता है। कहने का मतलब ये है कि हम भूख हमें को लगती है, हम काम करते हैं, काम करने के लिए एनर्जी चाहिए, एनर्जी रिलीज होती है ऑक्सीजन गैस की वजह से, जिससे हमें हीट फॉर्म में एनर्जी मिलती है, फिर हम उससे फिर वर्क करने लगते हैं। बस यही है। आप ज्यादा तेजी से रनिंग करोगे, आप रनिंग कर रहे हैं तो आपको ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत है, क्यों। आपने देखा होगा एक पर्सन टहलता हुआ जा रहा है, वो नॉर्मल सांस ले रहा है, एक पर्सन भागता हुआ जा रहा है, उसकी उसके हाथ चल रही है, वो ज्यादा तेजी सांस ले रहा है, क्यों, क्योंकि नॉर्मल पर्सन को सिर्फ चलने के लिए जिस अमाउंट में एनर्जी चाहिए, उसे उतनी एनर्जी सिर्फ नॉर्मली ब्रीद करने से, ऑक्सीजन को इनहेल करने से मिल जाती है। और जब हमें रनिंग करनी, जब हम रनिंग करेंगे तो एनर्जी ज्यादा चाहिए, और ज्यादा एनर्जी के लिए ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए, इसलिए तेज तेज सांस लेना शुरू हो गए थे। समझ आ गई बात। तो ये मैंने आपको समझा दिया पूरा इसका हिस्सा कि हमें वो क्या है, वर्क क्या है, एनर्जी क्या है, सही है। अब बात करते हैं कि ऑक्सीजन किन पार्टिकल से रिएक्ट करेगा जो एनर्जी देगा। ऑक्सीजन को रिएक्ट करने के लिए कौन सी ऐसी चीज चाहिए जिससे हमें क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी, सही है। अब हम उस तरफ हम खाना क्यों खाना, खाना खाते हैं वर्क करने के लिए, एनर्जी के लिए। लेकिन इंडियन फूड में बता दूं आपको, बाकी अदर कंट्रीज में मैं कह सकता हूं कि वहां पे जो खाना खाया जाता है वो बेसिकली बस एनर्जी पार्टिकल्स के लिए खाया जाता है, जिससे उन्हें एनर्जी मिले। लेकिन इंडियन फूड एक ऐसा फूड है पूरे वर्ल्ड में जहां पर खाना टेस्ट के लिए खाया जाता है। हम खाना कभी भी, हमारे यहाँ खाना, कुछ एक फैमिलीज ऐसी होंगी जिन जो अपने डाइट वगैरह पे ध्यान देते होंगे, उनकी बात नहीं करता। 90% लोग ऐसे, 90% तो पक्का ऐसे लोग हैं जो खाना सिर्फ टेस्ट के लिए खाते हैं, उन्हें न्यूट्रिएंट्स से या न्यूट्रिशन से कोई मतलब नहीं होता, ना ही इस बारे में हमारे यहाँ बात। चलो अब थोड़ा सा हम आगे बढ़े। तो ऑक्सीजन को रिएक्ट करने के लिए जिन पार्टिकल्स की जरूरत होती है वो कार्बन के पार्टिकल्स होते हैं। अब कार्बन दो तरह का होता है, एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, कार्बन उसमें मिल जाएगा, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, कार्बन हमें भी होता है। तो हमें ऑर्गेनिक चीजें चाहिए। कोई भी लिविंग थिंग, कोई भी चीज अगर जिंदा है तो उसे कहा जाता है ऑर्गेनिज्म, ठीक, ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। क्लियर हो कि वो ऑर्गेनिक चीज है या ऑर्गेनिक। तो हम जो भी चीज खाते हैं वो कैसे होनी चाहिए, ऑर्गेनिक होनी चाहिए। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं ये समझ लेते हैं, थोड़ा सा साइंटिफिक समझ लेते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में मोस्टली कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इन तीनों का मतलब इन तीनों की इन्वॉल्वमेंट होती है। मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर हमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलता है। बस जिन चीजों के अंदर ये जिस भी चीज के अंदर ये चीज पाई जाएगी उसे हम ऑर्गेनिक कह सकते हैं, और उसी को हम खा सकते हैं। हर चीज को इनहेल नहीं कर सकते हैं। खाने को तो हम कागज भी खा लेते हैं। भाई तंदूरी रोटी होती है, पूड़ियां होती हैं, ये इतनी इतनी मोटी होती है, इसे तो हम खा लेते हैं आसानी से। इतना बारीक सा कागज नहीं खा पाएंगे हम। वजह क्या है, वजह है डाइजेस्ट करने की। हमारी बॉडी की मशीनरी जो है अंदर, वो सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डाइजेस्ट करने के लिए बनी हुई है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम डाइजेस्ट नहीं कर रहा, बस इसलिए उसका लॉस है। अब डाइजेस्ट का मतलब क्या होता है, जैसे गिलास में पानी है
उसमें शक्कर डाल दो, शक्कर घुल जाएगी, इसका मतलब वो सारी की सारी शक्कर डिजोल्व होगी किसके अंदर, वाटर के अंदर। पानी के अंदर मिट्टी डालो, कितना भी डिजोल्व करो कभी डिजोल्व नहीं होगी, ऐसी की ऐसी रहेगी। वही चीज होती है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो हमारी बॉडी में जाके डाइजेस्ट हो जाते हैं। डाइजेशन का मतलब है डिजोल्व हो जाते हैं, दो चीजों में डिजोल्व होते हैं, वाटर के अंदर और ब्लड के अंदर। वो एक अलग पार्ट है, वो बायोलॉजी का पार्ट हो जाएगा, मैं उस तरफ नहीं जाता, ठीक। लेकिन अगर हमने कागज खा लिया तो वो डाइजेस्ट ही नहीं होगा, मतलब डिजोल्व नहीं होगा, पेट के अंदर ऐसे ही रखा रहेगा, कतरा कतरा करके फिर वो धीरे धीरे बाहर आएगा। समझ आया? तो उन लोगों से मैं खास तौर से कहूंगा जो लोग मिट्टी खाते हैं, आजकल पता नहीं ट्रेंड चल रहा है ये मिट्टी खाने का, हालांकि लोग बहुत कुछ खाते हैं लेकिन मिट्टी खाने का चल रहा है, मिट्टी खाने का, कच्चे चावल खाने का, ऐसा ना करें, सही है, इसमें प्रॉब्लम हो सकती है आपको बहुत बड़ा। ठीक, तो अब हम बात करेंगे कि वो पार्टिकल, अब ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो गए, अब हम बात करेंगे कि हम जो खाना खाते हैं उससे हमें किस तरह का खाना खाना चाहिए, जिसे हम डाइट कहते हैं, प्रॉपर डाइट, तो क्या होना चाहिए। कोई भी फूड आइटम जो होता है जिसे हम खाते हैं तो उसके अंदर जरूरी होता है कि उसके अंदर कुछ ऐसे पार्टिकल्स हों जो हमारी बॉडी के लिए जरूरी है। मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि हमारी बॉडी के लिए जरूरी क्या क्या होता है। देखिए, उन्हें कहा जाता है न्यूट्रिएंट्स। कहीं पर इसका नंबर 7 आता है, कहीं पर इसका नंबर 6 आता है, ठीक है। हम देखते हैं कि हमें कितना नंबर मिलता है, मतलब हमारे पास कितने आते हैं। तो सबसे पहले बात कर लूं मैं, तो प्रोटीन मिल जाएगा हमें। नंबर 2, कार्ब्स, इसे कार्ब्स कहा जाता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट। नंबर 3, फैट हो जाते हैं। नंबर 4, विटामिन एंड मिनरल्स। अगर इसे दो पार्ट में पढ़ेंगे तो हमारे ये बढ़ जाएंगे, है ना। हम इसे एक साथ रखते हैं, विटामिन एंड मिनरल्स। इसे एक साथ रखने का रीजन बता दूंगा मैं कि मैं इसे इसे हालांकि ये दो हुए, ये दो न्यूट्रिएंट हुए, लेकिन हम इसे एक ही मानेंगे, ठीक है। क्यों मानेंगे बता दूंगा। 1 2 3 4, उसके बाद 5 हमारा फाइबर आ जाता है, 6 पे हमारा वाटर आ जाता है। अगर मैं इसे अलग कर दूं यहाँ से तो ये हमारा 7th बन जाएगा। तो मैंने कहा ना कि यहीं पर 6 आता है, कहीं पर 7 आता है, तो ये चीजें हैं, ये न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। इतनी चीजें हमारी बॉडी को जरूरी चाहिए। जिस भी चीज के अंदर जो ऑर्गेनिक है, अगर उसके अंदर इनमें से कुछ भी पाया जाता है तो हम उसे खा सकते हैं, ठीक है। अब होना ये चाहिए था कि हमें इसकी भी जरूरत है, इसकी भी जरूरत है, इसकी भी सबकी जरूरत है। तो कोई ऐसा खाना बने, एक ऐसी थाली बन के तैयार हो जिसके अंदर ये सभी प्रॉपर अमाउंट में हो जाए। तो अगर एक ऐसा खाना होता है जिसके अंदर ये सभी आ जाते हैं तो उसे कहा जाता है बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट कहा जाता है उसे। एक ऐसी आपकी प्लेटर तैयार हुआ जिसके अंदर आपको ये सारी चीजें मिल जाती है, तो फिर आपको बैलेंस डाइट कहा। ओके। अब मैं इनके इनके फंक्शन की बात करता हूँ पहले कि इनके फंक्शन क्यों जरूरी है, मतलब ये करते क्या है। जब तक आपको पता नहीं लगा कि इनकी कमी से हो क्या सकता है तब तक हमें ज्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाएगी, हम इसके इंपॉर्टेंट नहीं समझ पाएंगे कि इनकी कमी होता क्या है। मतलब चेक कर लीजिए। देखिए, प्रोटीन, आपने सुना होगा कि हमारे एटमॉस्फेयर में 78%, एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन गैस है, 21% हमारी ऑक्सीजन हो जाती है, ये मैं आपको अप्रोक्सीमेटली बता रहा हूँ, ओके। और 1% में हराती है हमारी अदर गैस, ठीक। 1% में अदर गैसेस, चलिए अलग बात हुई 1% में। 21% में ऑक्सीजन समझ में आ रहा है कि हाँ चलिए, ऑक्सीजन तो हम इनहेल करते हैं ना, ऑक्सीजन की जरूरत होती है, तो 21% तो होना इसका जरूरी है। 78% नाइट्रोजन क्या कर रहा है, जबकि नाइट्रोजन को तो एक इनर्ट गैस माना जाता है, रिएक्ट नहीं करता जल्दी किसी। तो फिर इसकी परसेंटेज इतनी क्यों, इसकी अबंडेंस इतनी ज्यादा क्यों, तो उसकी वजह, देखिए, जो नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन जो है इसे N2 से कन्वर्ट होता है, मैं इसका पूरा नाम लिखता हूँ, नाइट्रोजन। इसका सिंबल होता है N, सही है? जब नाइट्रोजन गैस को डिनोट करना होता है तो N2 से डिनोट करते हैं, इनके पास क्या नाम होता है, वैसे सिंबल क्या होता है इसका, नाइट्रोजन। चलिए चेक करिए, नाइट्रोजन बनाता है एमिनो एसिड,
अमीनो एसिड। कौन बनाता है? नाइट्रोजन बनाता है अमीनो एसिड। अब नाइट्रोजन ने बनाया अमीनो एसिड, अमीनो एसिड मिलकर बनाते हैं पेप्टाइड। ये क्या बनाते हैं? पेप्टाइड्स। पेप्टाइड मिलते हैं तो बनता है पॉलीपेप्टाइड। देखिए नाइट्रोजन से बना अमीनो एसिड, अमीनो एसिड से बने पेप्टाइड, और पेप्टाइड से बना पॉलीपेप्टाइड, और पॉलीपेप्टाइड बनाते हैं प्रोटीन। अब मुझे बताइए, अगर नाइट्रोजन ना हो तो क्या हम यहाँ से पहुंच सकते हैं? नहीं पहुंच सकते। तो पहले नाइट्रोजन से अमीनो एसिड, अमीनो एसिड से पेप्टाइड, पेप्टाइड से पॉलीपेप्टाइड, उसके बाद क्या बनेगा? प्रोटीन। और इस प्रोटीन से क्या बनती है? बॉडी स्ट्रक्चर। इससे क्या बन जाती है? बॉडी स्ट्रक्चर बन जाती है। क्लियर हुआ? तो नाइट्रोजन किसके लिए जरूरी है? बॉडी स्ट्रक्चर। अभी बॉडी स्ट्रक्चर किसकी? जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं सबको अपनी बॉडी को स्ट्रक्चर करने के लिए नाइट्रोजन यानी कि प्रोटीन की जरूरत पड़ती है। चाहे वो ह्यूमंस हो जाए, सभी एनिमल्स हो जाए, इवन प्लांट्स, सभी जितनी भी लिविंग थिंग्स माने जाते हैं उन सभी को अपनी बॉडी को स्ट्रक्चर करने के लिए प्रोटीन की जरूरत होती है। इसीलिए इसकी अबंडेंस इतनी ज्यादा होती है कि नाइट्रोजन से बनता है अमीनो एसिड, उससे पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड, प्रोटीन, प्रोटीन से बनेगी बॉडी स्ट्रक्चर। अगर किसी को अपनी बॉडी को बिल्डअप करना है, यानी अपनी बॉडी को और ग्रो करना है, तो उसकी ग्रोथ के लिए क्या चाहिए हमें? तो समझ गए? उसकी ग्रोथ के लिए चाहिए हमें प्रोटीन। क्या चाहिए? प्रोटीन। ये प्रोटीन का सिग्निफिकेंस। इसीलिए इसीलिए जो बॉडी बिल्डर होते हैं, जो जिमिंग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, उन्हें उन्हें सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट किसकी होती है? प्रोटीन की होती है। बस प्रोटीन के पीछे पागल होते हैं, प्रोटीन मिल जाए, प्रोटीन मिल जाए। सही है। और एक बात और, जब कोई हम बहुत ज्यादा फिजिकल वर्क कर लेते हैं, अब ये चलिए, एक बार हमारी बॉडी कंस्ट्रक्ट हो गई, बॉडी हमारी ग्रो हो गई, क्या प्रोटीन बॉडी से रिलीज भी होता है? क्या प्रोटीन में बॉडी कमी भी मतलब प्रोटीन की बॉडी में कमी भी रहती है? बिल्कुल होती है। कैसे होती है? देखिए, जब हम फिजिकल वर्क करते हैं तो फिजिकल वर्क करने के वजह से हमारी बॉडी के जो टिश्यूज होते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं, मसल्स ब्रेक हो जाते हैं। जिस तरह एक पुराना घर होता है, अगर साल 2 साल 50 साल 100 साल तक उस पर कोई भी रिपेयरिंग मेंटेनेंस ना करवाया तो क्या होगा? उसे हम क्या कहते हैं? खंडर कहना शुरू कर देते हैं। उसी तरह से बॉडी भी हमारी इतनी ब्रेक हो जाती है जिसे हम थकन कहते हैं ना। वो थकन क्या है? आपकी बॉडी आपको इंडिकेट कर रही है कि आपकी बॉडी के कुछ ऐसे बॉडी पार्ट्स हैं जहां पर ब्रेकिंग हो चुकी है टिश्यूज की। आपको उसे मेंटेन करना होगा, वरना रिलीफ नहीं मिलेगा, थकन रहेगी। तो प्रोटीन की कमी से हमारी बॉडी के अंदर क्या होते हैं? मसल्स ब्रेक हो जाते हैं। अब उसे मेंटेन करने के लिए, उसके रेनोवेशन के लिए हमें क्या चाहिए? प्रोटीन। तो ये क्या करता है? ये मेंटेन्स द ब्रेकडाउन ऑफ मेंटेन्स द ब्रेकडाउन ऑफ मसल्स की ब्रेकडाउन को मेंटेन करता है कौन? प्रोटीन। बस ये है काम प्रोटीन का। प्रोटीन की अगर सोर्स की बात करूं मैं, तो ये आपको मिल जाएगा। अगर मैं इसके सोर्सेस की बात करूं तो ये सीरियल्स में भी होता है, जिसे अनाज कहते हैं, लेकिन इतना प्रॉपर नहीं होता। पल्सेस में बहुत होता है, दाल कहते हैं। और उसके बाद जो डेयरी प्रोडक्ट होते हैं इनमें तो होता ही होता है। दूध हो गया, पनीर हो गया, ठीक, दही हो गया। इसके अलावा मीट में होता है, बीन्स में होता है। बस ज्यादातर जब भी हम सोर्सेज की बात करते हैं तो ऑलमोस्ट सभी सोर्सेज के अंदर कुछ ना कुछ होता है। वहां बात चेक की जाती है किसके अंदर ज्यादा है। तो डेयरी प्रोडक्ट और मीट के अंदर ही बहुत ज्यादा होते हैं प्रोटीन। प्रोटीन की बात होगी। अब बात करते हैं कार्ब्स, जैसे हम शॉर्ट में कार्ब्स कहते हैं, इसका नाम होता है कार्बोहाइड्रेट। ये प्रोवाइड करवाता है हमें एनर्जी, प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर लॉन्ग टर्म। अगर आप सुबह से लेकर दोपहर तक काम करना चाहते हैं तो आपको कार्बोहाइड्रेट्स लेने पड़ेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स हमारे के सोर्सेज की बात कर लूं तो ये सीरियल्स में होता है, अनाज में होता है, पोटैटो में होता है,
पोटैटो इसके टाइप होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के, मोनोसैकेराइड होते हैं, डाइसैकेराइड होते हैं, फिर पॉलीसैकेराइड होते हैं। ठीक है, जब आप ये तो फिर केमिस्ट्री का पार्ट हो जाएगा, वो भी हायर केमिस्ट्री का पार्ट हो जाएगा, उस तरफ ज्यादा नहीं जाता हूं मैं। आप इतना समझ लीजिए कि कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं स्वीट होते हैं, ये मीठे होते हैं। ठीक, जैसे हमारा शुगर है, चीनी होती है, वो डाइसैकेराइड है, ग्लूकोज होता है मोनोसैकेराइड है। मतलब कहना क्या है, कार्बोहाइड्रेट। जब बहुत सारे पॉलीसैकेराइड मिलते हैं आपस में तब स्टार्च बनता है, और स्टार्च होता है पोटैटो। तो आलू, आलू बहुत ज्यादा एनर्जी देता है। आपको बता दूं, स्पेस में जब कुछ लोग जाते हैं और उन्हें मालूम है कि हम इतने दिन में लौट के आएंगे, तो इतना सारा खाना तो ले नहीं आ सकते वो लोग, तो फिर ज्यादातर वो लोग कैरी करते हैं पोटैटो प्रोडक्ट्स। एक तो पोटैटो की एक खास बात, ये जल्दी खराब नहीं होता, और दूसरा इसमें एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। ये स्वीट्स होते हैं, स्वीट्स के अंदर बहुत ज्यादा होती है। अगर आपको बहुत ज्यादा सूखी चढ़ रही है, अगर आपको बहुत ज्यादा लेजीनेस हो रही है, तो आपको मीठी चीज खा लीजिए, आपके अंदर एक रिफ्रेशमेंट सी आ जाती है। लेकिन ना ज्यादा नहीं खाया जाता है वो, फिर वो और इश्यूज हो जाते हैं उसके। कार्बोहाइड्रेट हो गया। इसके बाद बात करते हैं फैट्स की। तो फैट्स हमें देता है एनर्जी, इंस्टेंट एनर्जी देता है ये, इंस्टेंट एनर्जी। जैसे इंस्टेंट एनर्जी का मैं एग्जांपल आपको जिम से दूंगा। मुझे मालूम है कि मैंने दोपहर का खाना मैंने स्किप कर दिया है, मुझे शाम को जिम जाना है और दोपहर का खाना मैंने नहीं खाया है, अब मेरे जिम जाने का टाइम हुआ, तो मैं खाना तो खाया नहीं, एनर्जी कहां से लेके आऊंगा मैं? तो मैं उससे 1 घंटा पहले कुछ फैटी फूड्स खाता, जैसे फास्ट फूड भी कहते हैं, वो उसमें ज्यादातर क्या होता है, फैट, घी हो गया, तेल हो गया, ये चीजें होती है। तो आपको एक इंस्टेंट एनर्जी मिल जाती है। जैसे आप वर्क कर रहे हैं, एकदम से भूख लगेगी, आपको मालूम है खाना है 3 घंटे बाद खाऊंगा मैं, तो 2 समोसे खा लीजिए, आपको एक एनर्जी मिल जाती है इंस्टेंट, फौरन एनर्जी देने के लिए फैट सही होते हैं। ये घी तेल वगैरह इसमें होता है, लेकिन इसे कंट्रोल में खाना चाहिए, इसे कंट्रोल में, क्योंकि फैट जो होता है ये हमारे जो ब्लड वेसल्स होते हैं उन पे जाके चिपक जाता है, एक लेयर बना देता है, जिसे चर्बी कहते हैं, फिर वही बढ़ने लगती है, तोंद निकल आती है, तमी निकल आती है ना। तो फैट्स कंट्रोल में रखनी चाहिए। उसके बाद बात कर लेते हैं हम नंबर 4 पे, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, फैट्स हो गए। इसके बाद बात आ जाती है विटामिन एंड मिनरल। विटामिन मिनरल्स को पास पास रखा जाता है, साथ साथ रखा जाता है, क्योंकि इनके मिलने का जो सोर्स है वो सेम होता है। विटामिन मिनरल्स देखो, विटामिन जो होते हैं, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन के, ये सारे विटामिन होते हैं। विटामिन ए की कमी से हमारी आंखों की रोशनी में कमी आ सकती है, विटामिन सी अगर कम हो जाएगा तो दांतों की प्रॉब्लम हो सकती है, विटामिन डी की वजह से हमारी जो कैल्शियम, देखो हमारी बॉडी में 2 चीजें होती हैं हड्डियों के लिए, एक होता है कैल्शियम, एक होता है विटामिन डी, दोनों सेम काम करते हैं। लेकिन अगर बॉडी के अंदर कैल्शियम नहीं होगा तो विटामिन डी कोई काम नहीं करेगा। दोनों की अमाउंट होना जरूरी है, कैल्शियम की भी, और तो कैल्शियम एक मिनरल है और विटामिन डी एक विटामिन। ओके, ये करते क्या है, इतनी अच्छी बॉडी मेंटेन कर ली प्रोटीन लेके, कार्बोहाइड्रेट लेके बहुत ज्यादा एनर्जाइज हो गए, फैट्स को चलो छोड़ दिया, फैट्स नहीं लेंगे, तो हमें एनर्जी कार्बोहाइड्रेट से मिल रही, तो हम फैट्स को नहीं लेंगे। ओके, विटामिन को लेंगे, फिर मिनरल्स को लेंगे, भाई एनर्जी मिल गई, बॉडी बिल्ड हो गई, अब क्या जरूरत है इसे लेने की? जरूरत है प्रिवेंट्स, प्रिवेंट का मतलब होता है रोकना, रोकथाम, प्रिवेंट्स द इलनेस, बीमारी, बीमारी, प्रिवेंट्स द इलनेस, बीमार पड़ने से रोकता है, हमें बीमार होने से बचाता है, कौन? विटामिन द। एक बात है जो मैं कहूंगा यहाँ पे, चलिए इसके सोर्स की बात कर लेते हैं कि इनका जो सोर्स होता है, ज्यादा सोर्सेस की बात नहीं करूंगा, सिंपल बताऊं, फ्रूट्स, फल, फ्रूट्स, फ्रूट के अंदर क्या पाया जाता है? विटामिन, मिनरल्स। यानी कि अगर हम फ्रूट रेगुलर बेसिस पे अगर फ्रूट्स को इनटेक करते हैं, खाते हैं, तो फिर हमें इलनेस, बीमारी होने से हम मतलब हमारी बॉडी बची रहेगी। अब होता क्या है, अपने यहाँ का मैं इंडियन फूड का मैं आपको बताऊं, एक ही कहूंगा ऐसे में कि वाकई हम लोग भी फ्रूट खाते हैं, हम लोग भी फ्रूट खाते हैं, बीमार पड़ने के बाद। अगर किसी पर्सन को भी बीमारी हो गई,
अगर किसी पर्सन को बीमारी हो गई तो जब उससे विजिट करने जाते हैं, जितने भी लोग जाएंगे उसके लिए 2-2 थैलों में भर के फ्रूट लेके जाए। जिस टाइम वो खाने की हालत में नहीं होगा तब उसके लिए फ्रूट लेके जाए जाते हैं। जब तक वो खाने की हालत में आता है सारे फ्रूट्स उसके साथ वाले खा जाते हैं। उसे मिलता हुआ जरूर मिलता हुआ, लेकिन जिस अमाउंट में उसे जरूरत थी उसे तब नहीं मिला। उसे कब मिला? बाद में मिला। ये सिर्फ समझने की बात होती है। समझ में आया? और फ्रूट जो होते हैं, मैं आपको बताऊं, फ्रूट जो होते हैं वो रेगुलर बेसिस पे खाने चाहिए। देखो ये जो विटामिन हो गया, मिनरल्स हो गए, प्रोटीन हो गया, ये बहुत ज्यादा अमाउंट में नहीं लिए जाते हैं, ये थोड़े थोड़े अमाउंट में लिए जाते हैं। ये तो बहुत ही कम अमाउंट में लेने की होती है, लेकिन रेगुलर बेसिस पे लेने की होती है। आप रोजाना लीजिए, लेकिन थोड़ा थोड़ा जरूर लीजिए। और जो सीजनल फ्रूट्स होते हैं, जो मौसम के हिसाब से फ्रूट आते हैं, वो तो बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, तो फ्रूट खाते रहना चाहिए। जो लोग रेगुलर अपने डाइट में मॉर्निंग में या किसी भी टाइम उन्हें जो जिस टाइम अच्छा लगता है, अगर वो फ्रूट को इंटेक करते हैं, खाते हैं, तो उनकी बॉडी, उन्हें वो बीमार नहीं हो सकती। और जब बॉडी बीमार नहीं हो सकती तो हेल्दी रहेगी। बॉडी कैसी रहेगी? हेल्दी तो रहेगी। हेल्थ को खराब कौन करता है? बीमारी तो होती है। तो हेल्थ को अच्छा रखने के लिए आप सारी चीजें ले रहे हैं, तो इसका ध्यान रखें। और इस बार अगर आप इस लायक हैं, अगर आप इस लायक हैं कि आप रेगुलर बेस पे अपनी और अपनी फैमिली को फ्रूट प्रोवाइड करवा सकते हैं, तो आपको फ्रूट जरूर खाना है। ओके, चलिए। इसके बाद आया था हमारी फाइबर। आपने इनपुट और आउटपुट सुना होगा। अगर हम कोई चीज यूज करते हैं तो उसमें वेस्टेज जरूर होता है। जैसे अगर हमने एक पपीता खरीदा, तो पूरा पपीता तो नहीं खाते हैं, उसके अंदर से उसका जो छिलका होता है वो उतार देते हैं, अंदर से बीजे भी निकाल देते हैं। तो क्या हमने उसे कंप्लीट यूज किया? नहीं किया। अगर उस पपीते का वेट मैं कहूँ आपसे 1000 ग्राम था, तो कुछ नहीं तो 50 ग्राम तो उसमें से वेस्ट निकल गया। उसके बीज और छिलके निकाल दें तो 50 ग्राम तो रिड्यूस हो गया। इतना वेस्ट तो चला ही गया। तो हर वो चीज, मोस्ट ऑफ द आइटम्स ऐसे हैं हमारे, जिसे हम प्रॉपर अमाउंट जितनी हमारे पास होती है उसे हम उतना यूज नहीं कर पाते। जैसे एक टेलर को जब हम कपड़ा दे के आते हैं तो उसमें से कतरने निकल जाती हैं। या एक अच्छा, सबसे अच्छा एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, जो जूस निकालते हैं, जब जूस निकाला जाता है, तो जूस निकाला जाता है उस टाइम पे क्या होता है, जब मिक्सी को चलाया जाता है तो उसमें होता क्या है कि जूस तो अलग पार्ट में आ जाता है, लेकिन उसमें से बचता क्या है? नाउ यू आर गेटिंग माय, उसमें से बचता है वेस्ट। और उस वेस्ट, और वो वेस्ट क्या होता है? बाहर। अब ये बताइए कितने लोग हैं ऐसे जो संतरे के या मौसमी के वेस्ट को जूस में मिला के पीते हैं? कोई ऐसा करता नहीं। वो वेस्ट पार्ट होता है, बाहर हो जाता है। उसी तरह से हमने प्रोटीन सोर्सेज दिए, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स हमने लिया। इनके जो जरूरी पार्ट थे वो तो बॉडी के अंदर चले गए। अब जो वेस्ट है वो कहाँ जाएगा? टॉक्सिक वेस्ट होता है वो, बहुत खतरनाक। उसका रिलीज होना, उसका बॉडी से रिलीज होना बहुत जरूरी होता है। अगर वो बॉडी से रिलीज नहीं होगा, बॉडी बहुत बीमार हो जाएगी। उस वेस्ट को, जो हम टॉयलेट जाते हैं, जो यूरिन के जरिए, स्टूल के जरिए जो बाहर आता है, वो वेस्ट होता है। तो उस वेस्ट को प्रॉपर अमाउंट में लाने के लिए और वो स्मूथली बाहर आ जाए, उसके लिए हमें फाइबर लेना पड़ता है, और ये बहुत ही लो अमाउंट में लेना पड़ता है। और फाइबर पाया जाता है किसमें? ड्राई फ्रूट्स में। इसलिए हमें रेगुलर बेसिस पे ड्राई फ्रूट्स ले लेने चाहिए। ठीक है। अब ड्राई फ्रूट्स का मतलब ये नहीं कि आपने बादाम का पूरा आधा किलो बादाम या 100 ग्राम 250 ग्राम बादाम एक ही दिन में खा लिए, बहुत बीमार हो। एक बादाम, दो बादाम का इनफ। ड्राई फ्रूट का कोई भी पीस, आप 2 से 3 पीस आप रेगुलर लेते रहे। छारा हो गया, या किशमिश हो गई, या खजूर। खजूर तो हमारे, अब मैं खजूर के बारे में क्या ही बताऊं। आपने सुना होगा फलों का राजा कौन होता है? आम होता है। बिल्कुल सही बात है। जितने भी विटामिन और मिनरल्स किसके अंदर होते हैं? सभी फ्रूट्स के अंदर होते हैं। वो सारे के सारे किसके अंदर होते हैं? मैंगो, आम के अंदर होते हैं। तो आप आम खाइए, आपको सारे विटामिन और मिनरल्स मिल जाएंगे। उससे भी अगर ऊपर की बात बताऊं मैं आपको, कि ये सारी चीजें, जितनी भी सारी चीजें हैं ये, खासकर ये चीज, इसमें स्वीटनेस होती है। अगर आप सारी चीजें लेना चाहते हैं तो आपको इसके अंदर मिलेगी, खजूर के अंदर मिलेगी। खजूर, इसकी स्पेलिंग बहुत इंटरेस्टिंग होती है। इंग्लिश मीनिंग जो है इसका डेरी, है ना? ये बहुत अच्छी चीज होती
जैसे कई रोज की दवाई आपको सारी चीजें मिलती रहेंगी, शुगर लेवल बहुत अच्छा रहेगा इससे, ठीक। तो ये फाइबर का काम होता है कि हमारी बॉडी के वेस्ट को बाहर निकालता है। अब वो वेस्ट किसमें डिसॉल्व होके बाहर आएगा, ये सारी चीजें जाके डिसॉल्व भी तो होंगी। तो जो हमारा 6 नंबर का होता है उसे हम कहते हैं वाटर। जितना ज्यादा पानी आप पिएंगे उतने ज्यादा आपके न्यूट्रिएंट्स उस पानी में डिसॉल्व होंगे, और जितने ज्यादा डिसॉल्व होंगे उतनी आसानी से आपके ब्लड में डिसॉल्व होंगे। जो ब्लड में डिसॉल्व होने के ब्लड में डिसॉल्व हो जाएंगे, जो वेस्ट आने के वो वेस्ट के जरिए बाहर आ जाएंगे, किसकी प्रेजेंस में, वाटर की प्रेजेंस में। इसलिए वाटर बहुत जरूरी होता है। हम वाटर पानी कब पीते हैं, जब प्यास लगती है, यानी बॉडी हमसे हमारी बॉडी हमसे चीख चीख कह रही होती है कि अब तो पानी पी लो। प्यास लगने पर अगर हमने पानी पिया तो फिर 1 गिलास पानी या 2 गिलास पानी से प्यास तो बुझ जाएगी, लेकिन जो पानी की कमी हो चुकी है बॉडी में वो दूर नहीं। इसलिए पानी को रेगुलर बेसिस पे, रेगुलर इंटरवल्स के बाद लेते रहना चाहिए, ठीक है। तो ये वो सारे न्यूट्रिएंट्स थे जो इसकी वजह से हम खाना खाते हैं इन चीजों की वजह से। जो हमारा क्वेश्चन था आज का, हम खाना क्यों खाते हैं, वो इन चीजों की वजह से खाना खाते हैं। हमें ये चीजें चाहिए। अब जिस भी चीज के अंदर ये प्रेजेंट होती है वही हमारा खाना होता है, ठीक। लास्ट में मैं आपको एक ऐसा फूड बता दूं जिसके अंदर वाकई में सारी चीजें मिलती है। जैसे मैंने आपको खजूर बताया, प्रॉपर बाकायदा सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, लेकिन अब हमें देर से कार्बोहाइड्रेट तो नहीं मिल पाएगा ना। कार्बोहाइड्रेट तो ज्यादा अमाउंट में चाहिए होता है, इसलिए हम रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, सब्जियां खाते हैं, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट ज्यादा अमाउंट में चाहिए। बाकी जो चीजें ये हमें लो अमाउंट में चाहिए होती है, तो वो सारी मिल जाएंगे, मिल जाएंगे। अब मैं आपको एक ऐसा फूड बताता हूँ जिसके अंदर प्रोटीन हो, कार्बोहाइड्रेट हो, सब कुछ आपको बहुत ज्यादा मिल जाएगा, जिसे हम कहते हैं कंप्लीट फूड, जिसे कहा जाता है कंप्लीट फूड। तो उस कंप्लीट फूड का नाम है मिल्क। वो कंप्लीट फूड कौन सा है, मिल्क, दूध। बहुत से लोग परेशान रहते हैं कि हमारी सेहत नहीं बन रही, ट्राई करो। ये कोई सिरप नहीं है जो आपको महीने भर में आपको असर दिखाएगा। 3 महीने रेगुलर बेसिस पे अगर आप इसके इंटेक करते हो 2 से 3 महीने तक, तो बॉडी में फर्क आना शुरू होता है, लेकिन बॉडी अंदर से ऐसी मजबूत हो जाएगी बहुत ज्यादा। बस हम सुबह उठ रहे हैं, खा रहे हैं, काम कर रहे हैं, उठ रहे हैं, खा रहे हैं, काम कर रहे हैं। अरे एक बार जरा ध्यान से सोच के देखो कि हम खा क्या रहे हैं, हमें खाना क्या चाहिए और हम खा क्या रहे हैं। मैंने आपको जो आज की वीडियो में आपको जो इन्फॉर्मेशन दी है वो इन न्यूट्रिएंट्स की दी है, ये जरूरी है। सोर्सेज आपको इंटरनेट आप वहां से चेक कर सकते हैं कि इनके सोर्सेज क्या है। अब बहुत से लोग सोर्सेज के पीछे पड़ जाते हैं। सोर्सेज मैं एक वीडियो भी लेके आऊंगा, एक और वीडियो, आज तो पॉसिबल नहीं है ऐसे बता पाना, लेकिन एक वीडियो लेके आऊंगा जिसमें ये बात कही जाएगी कि इनके प्रॉपर सोर्सेज क्या होते हैं। जैसे अगर मैं, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है डेयरी प्रोडक्ट, अब डेयरी प्रोडक्ट में मेरा एक सॉरी अंडा हो गया, एग, अंडा है, अंडे के अंदर बहुत सारा प्रोटीन होता है, लेकिन उसका येलो पार्ट होता है उसमें फैट होता है। उसमें क्या होता है, फैट होता है। अब कोई किसी को दूध के साथ अंडे बता दे, मोटे होने के लिए क्या बता दे, दूध के साथ अंडे, कोई पर्सन मोटा क्यों नहीं हो पा रहा, क्योंकि उसका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है भाई इतना इंप्रूव नहीं हुआ है कि वो उन चीजों को, जो चीजें वो खा रहा है, उन्हें प्रॉपर अमाउंट में ब्लड में डिसॉल्व करवा सके और उसकी बॉडी में फर्क नजर आना शुरू हो जाए, वो हेल्थी हो जाए। यही तो रीजन होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम, ये खाने का सिस्टम अच्छा नहीं है, इसीलिए बॉडी जो है वो ग्रो नहीं कर पाती। इसका मतलब सबसे पहले जरूरी क्या है कि डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा किया जाए। डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा करने के लिए आपको धीरे धीरे बढ़ना पड़ता है। आपको वो चीजें खानी होती है जो लाइट फूड हो, जिससे आप ज्यादा से ज्यादा खाना जल्दी से हजम कर सको, और फिजिकल वर्क आपको ज्यादा करना पड़ेगा, ठीक। आपको फाइबर ऐड करना होगा। अब फाइबर ऐड करने का मतलब ये भी नहीं कि 6-6 8-8 बादाम खाना शुरू कर दो। अगर मैं हूं, मैंने अभी तक एक भी बादाम खाना शुरू नहीं करा, तो मैं एक से शुरू करूंगा, एक के बाद कहानी कहाँ पहुंचेगी, 2 भी पहुंचेगी, ग्रेजुअली लेके चलना। अरे एक प्लांट को भी इतनी अच्छे से, हालांकि प्लांट्स की जो केयर टेकिंग होती है बहुत ज्यादा होती है, एक पौधे को पेड़ बनाना बहुत बड़ा काम होता है, उससे ज्यादा क्रिटिकल काम होता है अपनी बॉडी को बिल्ड करना, समझा। तो जब भी अगर आप अपनी डाइट को बढ़ाना चाह रहे हो, ये कम करना चाह रहे हो, तो बहुत ध्यान से करना।
ये नहीं कि बस इंटरनेट की वीडियोस को देखा और उन्हें फॉलो करना शुरू कर दिया, नहीं, बिल्कुल नहीं। हर बॉडी की, हर पर्सन की बॉडी अलग होती है, उसके सिस्टम्स अलग होते हैं। तो कोई पर्सन ऐसा है कि वो 4 रोटियां खा रहा है, तो उसे देख के 4 थोड़ी खाना शुरू कर देगा, हमारी बॉडी अलाउ नहीं कर रही है तो। हाँ, धीरे धीरे ग्रेजुअली लेके जाओगे तो 4 की जगह 8 भी खा सकते हो। मेन पॉइंट होता है डाइजेस्टिव सिस्टम का, उसके लिए फाइबर बहुत जरूरी होता है। तो कुछ ड्राई फ्रूट, ज्यादा नहीं, अनाप शनाप खाना नहीं है, सॉरी मैम दिस लैंग्वेज, कि ये नहीं कि बस खाना शुरू कर दिया बहुत ज्यादा देख के, लो अमाउंट। बहुत ज्यादा लोग जो होते हैं दूध के साथ इन चीजों को इनटेक करते हैं, पेट खराब कर देते। अरे भाई, दूध अपने आप में कंप्लीट फीड फूड है, वो आपको सारी चीजें दे रहा है। अब ये तो खुद भी ले लाया है अपने साथ सारी चीजें, आपने और ऐड कर दिया उसके अंदर, डाइजेस्टिव सिस्टम परेशान हो जाएगा, तो कैसे डाइजेशन होगा, इतनी ज्यादा चीजें कैसे करेगा डाइजेस्ट। ठीक है, तो मैंने आपको बस ये बताया आज की वीडियो में। आज की वीडियो का जो एनालिसिस है वो यही है कि हम खाना क्यों खाते हैं, खाना खाते हैं इनकी वजह से, क्योंकि अगर ये बॉडी में नहीं होंगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ये नहीं होगा, बॉडी बिल्ड नहीं करेगी, बॉडी में चिकन रहेगी, बॉडी बिल्ड नहीं करेगी, ग्रो नहीं करेगी। बच्चों को सबसे ज्यादा भाई बच्चा इतना छोटा सा, उसे यहाँ तक पहुंचाना है और ऊंचा पहुंचाना है, हेल्दी करना है, किसकी जरूरत है, प्रोटीन की। तो दोनों उसे डेयरी प्रोडक्ट दो, तो सबसे ज्यादा क्या पड़ा उसे, मिल्क। अब बच्चे मुंह बनाते हैं, मुंह तो बनाएंगे, घर में चलन ही नहीं है, चलन मतलब घर में है ही नहीं कि दूध सब लोग पीते हो। कुछ इकोनॉमिकल कंडीशंस होती हैं, लेकिन पेरेंट्स को थोड़ा सा ही चाहिए कि जब बच्चे हों तो उस टाइम पर थोड़ा थोड़ा आधा आधा गिलास या एक एक घूंट ही बच्चों के सामने पीना शुरू करें, उन्हें फिर ये लगेगा कि हाँ ये खाने का पार्ट होता है। लेकिन घर में कोई और नहीं पी रहा है, आप उसे जबरदस्ती कर रहे हो, बिल्कुल नहीं पिए, कभी नहीं पिएगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम दूध पिलाने की यही होगी। बच्चों को आपको बच्चों से जो काम करवाना है, जो आप सिखाना चाह रहे हो, उनके सामने पहले खुद करना पड़ेगा, तब बच्चे सीखेंगे, वो पीना शुरू करते हैं। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, और डेफिनेटली आप देख रहे हो, तो जरूर इस चीज को फॉलो कीजिए कि बच्चों को दूध पिलाना तो पहले खुद उनके सामने पीना शुरू कीजिए, वो अपने आप से पीना शुरू। ठीक है, तो प्रोटीन बच्चों के लिए बहुत जरूरी है, बॉडी ग्रो नहीं करेगी। फिर कार्बोहाइड्रेट्स एनर्जी के लिए, फैट इंस्टेंट एनर्जी के लिए। देखो, फैट ऊपर से मत लो, खाना हमारा तेल या घी में बनता है, क्या जरूरत है फिर ऊपर से इसे लेने की। विटामिन मिनरल्स हमें इलनेस से बचाते हैं, बीमारी से, ये हमारे वेस्टेज का ध्यान रखता है। और वाटर तो जरूरी है, बस इतनी चीजें जिसके अंदर पाई जाती हैं, वो हमारा दोस्त है, वो हमारा खाना है, समझ आ गया, इसलिए हम खाना खाते। तो आई होप कि आपको हमारा क्वेश्चन और उसका आंसर दोनों ही समझ आएंगे। और बस चैनल को विजिट कीजिए, ऐसे पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।